मेरा तो मत है कि अग्निपथ ने अंजना जी, मेरा मत साफ है कि जो अग्निपथ योजना की आग की लपटें आप स्वाभाविक रूप से आप जो देख रहे हैं विभिन्न शहरों में युवाओं के द्वारा जो प्रदर्शन हुए हैं उसके पूरे फुटेज आपके पास है। और मैं मानता हूं कि स्वाभाविक तौर पर है कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है और हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके नहीं देखनी जानी चाहिए। और अग्निपथ कार्यक्रम लाने के पहले सबसे बड़ी बात आप इन चीजों को देख लीजिए कि हम किस देश के वासी हैं, हम भारतवर्ष के हैं, हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 क्या कहता है, हम किस 39 क्या कहता है, हम वेलफेयर स्टेट के लिए कमिटेड हैं। तो निश्चित तौर पर 4 वर्ष की योजना आप ला रहे हैं, 4 वर्ष के बाद वो बेरोजगार होगा, आप उसको पैकेज देकर के लुभाने की बात कर रहे हैं। जब आपने देश की आवाम को ये कहा था, एग्रीमेंट किया था, एकरनामा किया था वचन पत्रों के माध्यम से 2 करोड़ प्रति वर्ष देने का, अविश्वास का माहौल देश में है, युवाओं में अविश्वास है, क्योंकि ये जानता है कि जो बातें सरकार कर रही है वो कहीं न कहीं वो मिथ्या साबित हो रहा है। और आज जो आप आगजनी देख रहे हैं, और बिहार क्रांति की भूमि रही है, आप जानते हैं कि चंपारण से जो आग की लपटें जब उठी थी तो देश को छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा था। महात्मा गांधी इसके उदाहरण है। हम वो नहीं करते हैं, किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। मैं थैंक्स देता हूं सुधांशु जी को कि अपनी गलती का एहसास तुरंत कर लिया। उन्होंने कहा मिनिमम एज क्या रहता है, जो है 21 है नहीं 18 है, 18 में उसकी शुरुआत एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति, लड़का जो नौकरी के लिए। लेकिन सवाल है कि जो 17 साल में हम रंगरूट बहाल करते, याद कर लीजिए ये शब्द है मिलिट्री में, रंगरूट बहाल करते हैं, उसको अनुशासित ढांचे में ढालते हैं, उसके अंदर हम प्रशिक्षण कर उसको प्रशिक्षित करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं, देश के लड़ने का कमिटमेंट करते हैं, तैयार करते हैं। और प्रथम बहाली को रंगरूट कहा जाता है और रंगरूटों को उसको प्रशिक्षित करके अनुशासन के दायरे में रखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी एक बात, एक ऐसा हमारा जो खास करके आर्मी सेक्टर है वह भी अगर छूता ना हो, रेलवे को आपने कर दिया, प्राइवेट क्षेत्रों में डाल दिया, एयरलाइंस को डाल दिया, बीएसएनएल को डाल दिया, अब भर्तियां नहीं है, आरक्षण भी समाप्त कर रहे हो आप। ये बात सबसे बड़ी सवाल जो लोगों के मन में आशंका है, आप तो कह रहे हो कि 4 वर्ष भिन्न भिन्न देशों में ये सुविधाएं प्रदत्त है, हम लागू करना चाहते हैं, भैया उसका फ्यूचर क्या होगा, उससे इसके शिक्षा पर प्रभाव क्या होगा। और सबसे बड़ी बात अजना जी कि पूरी कंप्लीट करने देना चाहे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कंप्लीट करने दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल अजना जी है कि वो युवा जो क्या वो बड़े बड़े जो धन्ना सेठों को आपने यहां रखा है, उनके घर की रखवाली करेंगे क्या? उनके घर के लोग जाएंगे क्या मिलिट्री में? मिलिट्री में तो वही लोग जाएगा ना, वो गांव और गवई का कस्बों में रहने वाले लोग, जो गंगा किनारे जहां से आती है अंजना जी, गंगा किनारे वाले लड़के लोग जाएंगे, गांव और कस्बों में रहने वाले लोग जाकर के देश की सेवा करने के लिए। उस सेक्टर पर भी आपको आपकी नजर पड़ गई है। माफ करिएगा, ये देश भारतवर्ष है जहां कमिटमेंट संविधान में प्रदत्त वेलफेयर का, इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। सुधांशु जी छोड़ कैसे दो अंजना जी? जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए। माधव जी के पास भी जाना है। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो जब आरजेडी कहती है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अंजना जी, आरजेडी के द्वारा किया गया कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा हो पिछले 20 वर्षों में तो मुझे स्मरण करा दे। और अंत में जो शक्ति यादव जी बोले, यह देश है गरीब, बात सही बात है भाई। हम बचपन में खूब सुने थे शक्ति जी, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। और बिहार जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक था, जिसका सबसे अमीर परिवार कौन है? वही जो गरीब गुरबा की सरकार का वो करता था। इसलिए आपके अडानी और अंबानी में कितना यथार्थ है और कितना वो है, वह पूरी तरीके से आपने कहा धन्ना सेठ कौन रक्षा करेगा? अरे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं आपके, उस नेता के परिवार का जो गरीब गुरबा का नेता था और देखते देखते सबसे अमीर हो गए। इसलिए मैं कह अरे अपना 11 मैं इस पे आ रहा हूं, कर्जालय बनवा लिया आपने। क्यों जी, ये बताइए। 1100 करोड़। अरे भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, गरीब गुरबा के परिवार के दिल्ली में फार्म हाउस कैसे हो गए? इसलिए गरीब और ट्रैक्टर इसका विषय न उठाएं तो बेहतर होगा। हम मुद्दे पे बिहार में, अब हम मुद्दे पे रहते हैं। देश के अंदर तो मैंने देखिए, मैंने आपके टाइम में नहीं बोला था, कोरोना काल में गरीब मर गया। ठीक है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था ना, 4 गुना वृद्धि हो गया। मिस्टर यादव, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। मैंने आपने डिबेट किया था अंजना जी। नहीं अंजना जी, आपने डिबेट टर्न पे बोलिए तो दर्शकों को बेहतर व्यवस्था पर आपने नहीं किया था। अगर पर्सनलाइज होगा तो स्वाभाविक तो आप ही लेके आए ना, गरीब ट्रैक्टर ये वो आप ही विषय। नहीं, मैंने तो साफ कहा, तो उस विषय का जवाब देना होगा। और दूसरी बात, अब अगर वेलफेयर कमिटमेंट है,
आप सेना के सेक्टर को भी चाहते हैं राजनीतिकरण करना, उसमें चाहते हैं बजरंगी सेना भरना। आप ये चाहते हैं देश के अंदर में, उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है देश का जो भी व्यक्ति समझदार है। आपके हिडन एजेंडे को समझता है। आप नागपुरिया कानून चलाते हैं देश के अंदर में, ये लोग नहीं समझ रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम करके देश को खंडित करने की अब आपने यादव जी वही सवाल पूछा है जो शायद आप शुरू से पूछना चाह रहे थे, सीधा जवाब दीजिए। वो सीधा कह रहे हैं कि अब आप बजरंगी सेना भरना चाहते हैं सेना में। उसके बाद में माधव जी फौरन आपके पास आऊंगी। बजरंगी सेना, हाँ मैं बिल्कुल, उनका तात्पर्य है, अंजना जी हिडन एजेंडा क्या है, उछला एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा है। हाँ मैं बिल्कुल, अब मैं हिडन एजेंडा को एक्सपोज करता हूं। जिन लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होना चाहिए, यानी सेना के लोग आतंकवादियों से लड़े बगैर शक्ति के। जिन लोगों ने जब सेना के लोग लड़े तो उनका कहना था आतंकवादी मासूम है और मुकदमे चलने चाहिए सेना के लोगों पे। जिन्होंने कहा सिडिशन एक्ट खत्म होना चाहिए, देशद्रोह का एक्ट खत्म होना चाहिए, वो आके आज बात करने लगे यहां पर। जिन लोगों ने बिहार में, याद करिए आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में लोग क्या बोलते थे सेना के लोगों के लिए, हाँ ये तो मरने के लिए आते हैं। और अगर आप याद करिए सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाले लोग आज सेना किसने कहा? आपके लाइव मिनिस्टर ने कहा। अरे सेना को सड़क छाप गुंडा के मिनिस्टर ने कहा। बोलने लगे भाई, इनको देखिए बहस करने की व्यवस्था हो तो करिए। आपके और सुनिए, जब देश की सेना के या आर्म फोर्सेस के लोग या मिलिट्री के लोग जाकर खेल कर किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं तो उसको बिहार की बेटी कहते हैं। जिसको ईश्वर जहां को देश का आईबी चीफ कहता है कि आतंकवादी है, उसे आप कहते हैं बिहार की बेटी है। समस्या क्रिएट करने का डिबेट में मत क्रिएट करिए, डिबेट में मत क्रिएट करिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। अपने टर्न का इंतजार करिए, दर्शकों को समझ में आएगा, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा ईमानदारी से। अब मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों का एजेंडा ये रहा आर्मी के बारे में, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की, तो जो कहते हैं सबूत चाहिए। जब बालाकोट स्ट्राइक पे आर्मी चीफ ये कहता है कि हमने इतना किया, तो जो लोग कहते हैं पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, 3 मरे थे कि 300 मरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे, वो लोग जब आकर आज यहां पर आंसू बहाने की बात करते हैं तो हिडन एजेंडा पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। अन्यथा मैं आज यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपको आर्मी के प्रति पूर्ण सम्मान है तो कहिए कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की अपनी मांग हम वापस लेते हैं। आप कहिए कि हम उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसने कहा था कि आप भारत के आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा। गुलाम नबी आजाद साहब ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मारती है, यह शब्द कहा, ये नहीं कहा कि सिविलियंस मर जाते हैं। इस प्रकार की बातें जिन्होंने भारत की सेना के लिए कही, वह लोग अगर उसके लिए माफी मांग ले तब हम थोड़ी ईमानदारी मांगे, वरना हिडन एजेंडा क्या है और रियल एजेंडा क्या है दिख रहा। ठीक है सफल साहब, छोटा सा जवाब, इसके बाद माधव जी बोलें। अंजना जी, पहले तो मैं देश को ये बता दूं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं सुधांशु जी, उसको असम से हटाने की, नागालैंड से हटाने की आखिरी बातचीत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। दूसरी बात, हम वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं जिससे इस देश की तरफ से 4 युद्ध भी लड़े और 3 जीते भी हैं और बांग्लादेश को बनाया है और इस देश को एक रखा है। और उस पार्टी को या उस वक्त के तमाम आर्म सिस्टम को आप गाली मत दीजिए, ये देश के प्रति ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, अग्निवीर स्कीम के अंदर अब बोला गया है कि नई रैंकिंग पद्धति आएगी। अगर आपकी सरकार ने सब कुछ तैयारी करके इसको लॉन्च किया है, तो आज देश को बताइए ये नई रैंकिंग पद्धति जो कि एग्जिस्टिंग पद्धति से अलग होगी वो क्या है? क्या देश को आप शेयर करेंगे ये बात? ये कौन सी नई रैंकिंग पद्धति आप बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है, उसकी डिटेल? ठीक है।